हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे आज देखेंगे हम 9 नवंबर के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। G7 मीट अपील फॉर ह्यूमैनिटेरियन पॉजेज इन गाजा। ठीक है, तो देखो ह्यूमैनिटेरियन जो मतलब आपको गाजा में जो चीज़ें हो रही हैं, वॉर सिचुएशन है, उसके लिए G7 मीट में अपील करी गई है। ठीक है, G7 foreign minister on Wednesday call for humanitarian pushes in Israel-Hamas war to lead aid and help release to hostage and sought a return to a border peace प्रोसेस। समझ गए इस बात से आप कि मतलब जो इसराइल और हमास वॉर हो रही है उसके लिए ये सब चीज़ें कही जा रही है कि आप पीस और ह्यूमैनिटेरियन की बात की गई है कि ये चीज़ें ना हो। G7 मेंबर्स जो हैं उन्होंने कमिट किया है प्रिपेयर करेंगे सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म सोल्यूशन गाजा के लिए एंड रिटर्न बॉर्डर पीस प्रोसेस लाइन इंटरनेशनल अलाई एग्रीड पैरामीटर फॉर स्टेटमेंट। तो ये है गाजा के टर्म पे। ठीक है, तो ये अगर पूछ ले कि किसके लिए अपील की गई थी ह्यूमैनिटेरियन पॉजेस के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए इसराइल और हमास और यानी कि गाजा की बात की गई है, वहाँ के लिए ये कहा गया है। ठीक है, तो एक ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, दिवाली आ रही है, तो ये तो आपको मतलब कितना बड़ा फेस्टिवल है हमारा, और आपको पता होगा कि बहुत सारी जो स्टेट हैं वो प्रमोट कर रहे हैं लोकल फॉर वोकल के लिए। ठीक है, लोकल फॉर वोकल यानी कि क्या हो गया, अपने ही कंट्री की चीज़ों को यूज़ करने के लिए ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। दिल्ली प्लान्स नवंबर रेन टू ब्रीथ ईजी। देखो क्या हुआ इसका, अगर जो लोग न्यूज़ देखते होंगे उनको पता होगा। अब जो ये लाइन है, नाउ दिल्ली प्लान्स नवंबर रेन्स टू ब्रीथ ईजी, मतलब आर्टिफिशियल रेन कराने की बात करी जा रही है दिल्ली एरियाज़ में, और हो सकता है एनसीआर में भी कराया जाए, इसलिए कि जिससे जो पोल्यूशन इतना ज़्यादा लेवल बढ़ गया है उसको ईज़ किया जा सके, कम किया जा सके। ठीक है, ये वाला मैंने कल ही आपको बताया था। नीतीश अपोलोजाइजेस एज रिमार्क रेज फॉर, मतलब ये तो स्टेट स्पेसिफिक पर इस तरीके की डेरोगेटरी कमेंट उन्होंने किया। रोल ऑफ वुमेन एजुकेशन इन आप ये देखो। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए उन्होंने जिस तरीके से एक डेरोगेटरी कमेंट दिया था वो सब अपने सोशल मीडिया पे या न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे देखा होगा, तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने अब आप देखो ऐसी चीज़ें आप बोल दो जो कि हर्ट करे किसी भी आप इंसान को या किसी भी कम्युनिटी को। ठीक है, फिर उसके बाद आप सॉरी बोल दो तो आपके अकॉर्डिंग चीज़ें सही हो जाती हैं। ये जो बिहार के सीएम हैं उनके तरफ से किया गया है। आगे आ जाएंगे हम, एक ये केस देखो जो कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था। नोएडा पुलिस क्वेश्चन यूट्यूबर एल्विश यादव इन स्नेक वैनम केस। ठीक है, अब इस केस को इतना ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है इंडियन मीडिया की तरफ से कि और सारी चीज़ों को जो रियल मुद्दे हैं वो सब छोड़ के इस पे पूरी चीज़ें हो गई हैं कि ये यूट्यूबर है, इसने मतलब जो भी किया हो या कौन है ये, दिन भर अगर आप न्यूज़ देखोगे तो इस यूट्यूबर से ही रिलेटेड चलाते रहते हैं, और सारे मुद्दे और सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इंडिया में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और एक के बाद एक आके वहाँ पे बहस ही करते थे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप स्टूडेंट हो तो प्लीज़ जो हिंदी न्यूज़ चैनल्स है वो ना देखकर आप राज्यसभा टीवी, ठीक है, AIR न्यूज़ जो आती है, एयर न्यूज़ जिसको कहते हैं, और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे, वो सब आप देखो। और मैं तो ये कहूँगी अगर आप न्यूज़ नहीं देखते हो कोई बात नहीं, आप बस द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, उससे ही आपको बेनिफिट होगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह के जो न्यूज़ चलाते रहते हैं दिन भर, उसका कोई हमारे एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंस है ही नहीं। आगे आ जाएंगे, देखो केरला फॉर्म्स ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब देखो ये इंपॉर्टेंट हमारा न्यूज़ है ना कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है हमारे सिलेबस में है, एग्रीकल्चर वाले पार्ट में है, तो एग्री पार्ट में है। इसमें क्या कहा जा रहा है, केरला क्या कर रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन ला रही है बूस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर को। तो केरला गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड अ ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन। तो केरला गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्रिएट किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन इनकरेज करने के लिए, अडॉप्शन सस्टेनेबल ऑर्गेनिक एंड क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस के लिए। और इसमें क्या कहा जा रहा है, दिस मिशन एम, मतलब एम क्या है इस मिशन का, एक्सपेंड करना ऑर्गेनिक फार्मिंग 5000 हेक्टेयर तक नेक्स्ट 5 ईयर में, इनका ये टारगेट है, और एनुअल टारगेट इनका है 1000 हेक्टेयर।
तो ये लाइन याद रखनी है, जो कि केरला के कॉन्टेक्स्ट में है, पर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करी गई है इसलिए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं पी प्रसाद अनाउंस किया है उन्होंने फॉर्मेशन ऑफ द मिशन ऑन वेंसडे। गवर्नमेंट हैज़ फॉर्मली इशूड ऑर्डर टू रिलेटेड टू द मिशन इन अक्टूबर 26। तो ये सारी बातें की गई और क्या कहा जा रहा है, इन फार्म रन बाय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एटलीस्ट 10% जो एरिया रहेगा वो किस लिए सेट किया जाएगा, सेट असाइड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो वो 10% एरिया ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए वहाँ पे रखा जा रहा है। और क्या बात हो रही है कि जो ये मिशन है इनका ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन, ठीक है, OFO से याद कर लो, ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन, इसमें क्या कहा जा रहा है, अनदर मैंडेट ऑफ द मिशन इज टू मेक दैट सेलेक्ट बेनिफिशरीज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग स्कीम परस्यू द सिस्टम एटलीस्ट 5 years। तो ये है, और ये जो मिशन है वो क्या करेगा, इसमें स्टेप्स लिए जाएंगे जिससे क्या हो पाए, एक्सपैंड हो पाए सिस्टम फॉर सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रोटेक्ट फ्रॉम केरला। तो इन सब चीज़ को बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ पे बात करी जा रही है। आगे आ जाएंगे, हम आगे देखेंगे और कौन सा हमें पढ़ना है। ये एडिटोरियल है, एंड अंडर डिस्कस्ड फेज ऑफ कॉलोनियल हिस्ट्री की बात यहाँ पे करी जा रही है, जो कि शशि थरूर जी के द्वारा डिस्कस की गई है। अब आप देख रहे होंगे 1-2 हफ्ते से शशि थरूर जी के आर्टिकल रहते हैं कोई ना कोई एडिटोरियल में, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। ताइवान एंड मलक्का ब्लॉकहेड्स एंड इंडियन ऑप्शंस, इसकी बात करी गई है यहाँ पे। मूव टूवर्ड्स EFIR बट विद कॉजन। अब EFIR की बात हो रही है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जिनको नहीं पता है क्या है EFIR। अब देखो एक चीज़ तो आप जान गए होंगे, जैसे ई मार्केट की बात करी जाए या ई मंडी, मतलब बहुत सारी हिस्से, तो मतलब आपको ये समझ में आ गया है कि ये ऑनलाइन बातें करी जा रही हैं। क्या कहा जा रहा है, द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जो लॉ कमीशन है इंडिया की, उनका इन रिपोर्ट नंबर 282, मतलब लॉ कमीशन की रिपोर्ट नंबर 282 में रिकमेंड किया गया है, इन केस वेयर एक्यूज इज नॉट नोन, मतलब अगर कोई ऐसे केस है जिसमें एक्यूज कौन है ये पता नहीं है आपको, रजिस्ट्रेशन ऑफ EFIR शुड बी अलाउड फॉर ऑल कॉग्निजेबल ऑफेंस। मतलब इफ़ यू डोंट नो हु इज़ एक्यूज, ठीक है, वेयर द एक्यूज इज़ नॉट नोन, मतलब उस कोई जानता नहीं, जैसे बताया जा रहा है कि नोन पर्सन नहीं है, उसकी बात की जा रही है। रिकमेंड दैट इन केस वेयर एक्यूज इज़ नॉट नोन, नोन पर्सन नहीं है एक्यूज जो है, तो जो रजिस्ट्रेशन होगा वो EFIR उसमें क्या होगा, शुड बी अलाउड फॉर ऑल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अब EFIR किसके उसमें की जा रही है, ये याद रखो, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए, ठीक है, ओके। इफ़ एक्यूज इज़ नोन, अगर एक्यूज नोन है तो प्रिलिमिनरी स्टेप लिए जाएंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन हो गई EFIR मे बी अलाउड फॉर कॉग्निजेबल पर्सन वेयर एन पनिशमेंट प्रोवाइड अंडर द IPC एंड अदर लॉज इज 3 up to 3 years, ठीक है। तो अगर नोन है वो तो EFIR होगा, ओके, फिर उसके बाद IPC के थ्रू होगा और 3 years के लिए जो भी लॉज होंगे वो अप्लाई होंगे। वेरिफिकेशन कंप्लेंट है किया गया है कमीशन ने, तो क्या कहा कि वेरीफाई किया जाएगा मोबाइल नंबर थ्रू OTP के थ्रू मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। मैंडेटिंग अपलोडिंग ऑफ द वैलिड ID प्रूफ, जैसे आधार उसको देना पड़ेगा। EFIR जो साइन किया जाएगा कंप्लेंट जो भी हुई है उसके आधार पे, एंड EFIR के बारे में जान लो। Commission had not demystified the concept of EFIR procedure laid down in the report that has police station check the content of information received from portal to verify whether cognizable offences made out and recommended। तो अभी आप ऑनलाइन FIR कर सकते हो, उसके ही लिए ये सारी चीज़ें बताई गई हैं जो EFIR के माध्यम से किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाएंगे टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट पे, हमारा कुछ ना कुछ रहता है। तो यहाँ क्या आज बात की गई है, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड क्या है, इससे रिलेटेड देखेंगे। तो लॉस एंड डैमेज जो है वो रिप्रेजेंट करता है इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस को क्लाइमेट चेंज के, ठीक है। तो ये लाइन याद रखनी है, इम्पैक्ट दैट कैन बी अवॉइडेड, कांट बी अवॉइडेड, ठीक है। तो जो ये कहा जा रहा है कि लॉस एंड डैमेज जो है वो इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द क्लाइमेट चेंज जो है उसको दिखाता है। और क्या कहा जा रहा है, इसका जो इम्पैक्ट होता है, मतलब इम्पैक्ट दैट कांट बी अवॉइडेड, मतलब जो इम्पैक्ट है इसका उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते और मिटिगेट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से एडॉप्टिव एफर्ट्स लेकर भी। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो हो के रहेगा, आप अवॉइड नहीं कर सकते, उस
के जो इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेज एंड लॉस एंड डैमेज के वो रिप्रेजेंट करता है, उस हिसाब से बताया जा रहा है यहाँ पे। अब ये लाइन याद रखनी यहाँ से, 19th जो कॉन्फ्रेंस हुई है कॉप 19, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कि कॉप 19 की बात की जा रही है, जिसमें क्या कहा जा रहा है यहाँ से देखो, कॉप 19 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC इन वर्सो पोलैंड में हुआ। तो क्या कहा जा रहा है 2013 में, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर कंट्रीज फॉर्मली अग्री टू इस्टेब्लिश लॉस एंड डैमेज फंड। तो 2013 में जब पोलैंड में UNFCCC जो हुआ पोलैंड में कॉप 19 का, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 19 का, उस समय ये डिसाइड किया गया, अग्री किया इन्होंने कि इस्टेब्लिश करेंगे लॉस एंड डैमेज फंड। द लॉस एंड डैमेज फंड जो है ये कंसीव्ड एज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग दैट सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द क्लाइमेट चेंज आर इरिवर्सिबल। कह रहे हैं कि जैसे ये है कि जो कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, मतलब कुछ चीज़ें इम्पैक्ट होती है जो क्लाइमेट चेंज का, वो इरिवर्सिबल है, मतलब आप उससे क्या नहीं कर सकते, आप उसे ठीक नहीं कर सकते, आप उसे फिर से किसी भी तरीके से सही नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल नहीं कर सकते। कंसिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज आर इरिवर्सिबल, मतलब इरिवर्सिबल नहीं है वो, मतलब आप फिर से उसको नहीं सही कर सकते, एंड बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ वनरेबल नेशन टू हैंडल, और वो हैंडल करने के लिए भी क्या हो जाता है, एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आ जाते हैं। तो उसी को कहते हैं, उसी के लिए लॉस एंड डैमेज फंड है कि मतलब लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है, तो उसके लिए फंड की आप किस तरीके से उसकी पूर्ति करें, पर आप उसे इरिवर्सिबल, मतलब वो रिवर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये थी हमारी बातें। ब्राज़ील एंड गिव कंटिन्यू टू इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ G20 सेज एम्बेसडर। तो आपको पता है इंडिया के बाद किसकी प्रेसिडेंसी आई, सबको पता है, और अभी हमने देखा भी। और आगे आ जाएंगे, असेंबली पोस्ट, बहुत जगह इलेक्शंस हो रही हैं। कोलकाता AQI डेरोरेटिंग फास्ट अहेड ऑफ दीपावली, तो हर जगह के AQI कम हो रहा है। अब AQI क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, इससे पता चलता है कितने लेवल के पोल्यूशन वहाँ पे चल रहे हैं, एयर की क्वालिटी क्या है वो पता चलता है। यूनियन होम मिनिस्टर सीक आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ प्रिजनर एंड जेल विजिटर। जो प्रिजनर, मतलब आप समझो कि जो कोई जेल में बंद है, जिनसे उनसे मिलने कौन कौन जा रहा है, तो उसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है, प्रिजनर की और जेल विजिटर की, कि उनसे मिलने कौन कौन गया, ठीक है। WHO हेल्ड इंडिया सक्सेस इन मैनेजिंग TB। तो TB को मैनेज करने में इंडिया किस तरीके से सक्सेसफुल हुआ, उसके लिए इंडिया सक्सेस इन मीनिंगफुल द TB मिनिस्ट्री। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, इंडिया हैज़ मेड ट्रिमेंडस प्रोग्रेस। तो इंडिया ने ट्रिमेंडस प्रोग्रेस किया है किस चीज़ में, TB में, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस की बात यहाँ की जा रही है, ना कि देखने वाली TB की। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, इन इम्प्रूविंग केस डिटेक्शन एंड रिवर्स द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम नोटेड WHO ग्लोबल TB रिपोर्ट जो 2013 है, 23 है, ग्लोबल TB रिपोर्ट 2023 रिलीज्ड अर्लियर दिस वीक। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया TB ट्रीटमेंट कवरेज अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट दिखा गया है, वो इम्प्रूव हुआ है 80% एस्टिमेटेड TB केसेस पे, और इंक्रीज हुआ है 19% ओवर द प्रीवियस ईयर। इंडिया का एफर्ट देखा जाए इस चीज़ में, हैव रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ TB इंसिडेंट, 16% रिडक्शन देखा गया है 2015 से लेकर 2022 के बीच में। ऑलमोस्ट डबल द पेस एट विच ग्लोबल TB इंसिडेंसेस डिक्लाइन विच इज़ 8.7%। TB मोर्टैलिटी मतलब मैंने आपको बताया था मृत्यु दर, ठीक है। मोर्टैलिटी मतलब क्या होता है, मृत्यु दर। तो क्या बताया जा रहा है, विच इज़ 8.7%। TB मोर्टैलिटी रेट भी घटी है, कितनी, 18% घटी है, ठीक है, डिक्लाइन हुई है ड्यूरिंग द सेम पीरियड इन इंडिया ग्लोबली। तो ये चीज़ हमने देख ली यहाँ से। अब आगे आ जाएंगे, बांग्लादेश गारमेंट वर्कर्स शॉट डेड, मतलब ये आपको पता है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसके लिए यहाँ पे आया हुआ है। नेक्स्ट आ जाएंगे, ये स्पोर्ट्स वाला पेज है, साइंस वाला देखते हैं कुछ ऐड हुआ है कि नहीं। साइंस का ऐड हुआ है एक पेज, ट्रबल विथ इंडियाज़ गाइडलाइंस ऑन जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसेक्ट। अब देखो, अभी तक हम क्या पढ़ते थे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में, तो अभी आ गया है जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसेक्ट के बारे में, यहाँ पे आ गया है, ओके। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, इंडियाज़ बायो इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन 2.6% इन GDP। अप्रैल 2023 डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, DBT ने रिलीज़ किया है बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट 2022, जिसमें क्या बताया गया है, इन्विजिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोजर 5% बाई 2030। अब यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो देखते कहाँ पे है,
इसमें कुछ अनसर्टिनिटी और ये सारी बातें यहाँ पे की गई हैं, रिड्यूस फंडिंग। और देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब आप जान लो। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आपको पता होगा, जीएम क्रॉप। क्या होता था कि उसको जीन मतलब प्रोवाइड करके आर्टिफिशियल जीन किस तरीके से और भी बना देते थे, तो उसी तरीके से ये इंसेक्ट में बताया गया है। इसके लिए अलग से शॉर्ट नोट में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और यूरो टारगेट कंपटीशन चेकअप इन दी स्पेस लॉन्च सर्विस डील, मैं भी यहाँ इसलिए नहीं डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा आर्टिकल ये आया हुआ है, ठीक है, पर यहाँ पे थोड़ा सा देख लो आप। अप्रैल 2023 डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इशू किया है गाइडलाइंस जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसेक्ट के लिए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। प्रोवाइड प्रोसीजरल रोड मैप फॉर दोज इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग जीई सेक्ट, मतलब जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेक्ट बनाना इंसेक्ट बनाना चाहते हैं उनके लिए है। दे हैव थ्री इशूज़, कौन कौन सी इशूज़ है? अनसर्टेनिटी है पर्पज़ में, पहला इशू है ये। दूसरा इशू क्या है? अनसर्टेनिटी है रिसर्चर्स के लिए। तीसरा क्या है? अनसर्टेनिटी ऑफ एम्बिट। तो 3 इशूज़ हैं जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग जो इंसेक्ट्स मतलब गाइडलाइंस है जो उसमें जो इंटरेस्टेड हैं उनके लिए है ये। तो बस आज के द हिंदू के एनालिसिस में इतना ही। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।